नमस्कार, मैं के सिंह। जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था, वो अब सामने नजर आने लगी है। सरकार ने यलगार कर दिया है और ये यलगार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही नहीं बल्कि जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट है। तो लगभग ऐलान हो गया है युद्ध का। जिस चीज का डर था 9 साल से लगातार लग रहा था, क्योंकि मोदी के गवर्नेंस में एक ही चीज है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा ना बचे जो तन के खड़ा हो सके। सुप्रीम कोर्ट तन के खड़ा हो रहा था। लिहाजा 5 मेंबर के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से किए गए फैसले को एक बार फिर, आपको दिल्ली का याद होगा कि दिल्ली का फैसला किस तरह से पलटने के लिए यहाँ पे बिल पास हुआ। अब सरकार की कोशिश है, एक नया बिल ला रही है जो कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और लोकसभा में पारित करने जा रही है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने तजवीज किया था कमिटी, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये 3 लोग थे, उसको खारिज करके नया कानून ला रही है, जिसमें अब फिर वही होगा, सरकार की प्राथमिकता होगी, सरकार करेगी और चीफ मिनिस्टर को उसमें, चीफ जस्टिस को उसमें से हटा दिया गया है। चीफ जस्टिस से बहुत ऐतराज है, मोदी जी को बेहद ऐतराज है चीफ जस्टिस के कहीं बैठने से, कहीं किसी कमेटी में रहने से। लिहाजा उसे भी खत्म कर दिया गया है। इस कानून के तहत न केवल इतना है, बल्कि यह कहा गया है कि इसके जो फैसले होंगे, इसका क्लॉज 7 सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि इसके जो फैसले होंगे, अगर कोरम नहीं है या अन्य कोई स्थिति है, तो इसको इनवैलिड नहीं किया जा सकता। मतलब सरकार जो चाहेगी वो करेगी और कोई इसमें कुछ बोल नहीं सकता। नई जो कमेटी बनेगी कानून के तहत, उसमें प्राइम मिनिस्टर महोदय होंगे, उसमें एक कैबिनेट मंत्री होगा और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। वो लीडर ऑफ अपोजिशन अगर फॉर्मल नहीं है तो जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है उसका लीडर होगा, ये कहा गया है। मतलब कि वो बेचारा अकेला रहेगा और वर्चस्व सरकार का होगा। आप गौर कीजिएगा, 2 मार्च की बात है, 2 मार्च को ये फैसला आया था। और फैसला क्या था? ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को सरकार का पिट्ठू नहीं, बड़े अफसोस की बात है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने के 5 जजेस ने कही। और आपको ताज्जुब होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का अगर यूनानिमस डिसीजन है, सर्वसम्मति से है, तो उसमें फोर्स ऑफ लॉ होता है। उसका सम्मान आमतौर पे कोई भली गवर्नमेंट तो नहीं उसको उसके उसके प्रति अमर्यादित होती है। और उसमें कहा गया था कि साहब, अजीब सी स्थिति है, सुप्रीम ये इलेक्शन कमीशन सरकार की को सजदा कर रही है और सिर्फ इसलिए कर रही है कि सरकार के उसको एहसान मानती है कि अपॉइंट किया है सरकार ने। ये एहसान मान के वो पूरे जिंदगी उसके तलवे के नीचे रहती है। लगभग इस तरह का भाव सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया था और ये कहा था कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाता, तब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये तीनों आगे अपॉइंट करेंगे। अब सरकार ने ये जल्दी क्यों की बिल लाने में और किसी तरह चीफ जस्टिस को इसमें से रास्ते से हटाने के लिए? उसके पीछे एक ही राज है। इनको फरवरी में एक इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो रहे हैं, अनूप चंद्र। अब उनको अपना वाला फिर से अपॉइंट करना है। लिहाजा वो नहीं चाहेंगे कि चीफ जस्टिस इंडिया इसमें बैठे। लिहाजा कानून आ गया। आपने दिल्ली पे देखा, दिल्ली पे कहा गया कि साहब, ये फेडरल कंसेप्ट से, जो हमारा संघीय वो है कंसेप्ट, जो कि हमें बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के तहत आता है, ये उसके खिलाफ है कि आप अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट को काम न करने थे, डिसीजन न लेने थे। लिहाजा जैसे ही उन्होंने किया तो एक कानून बनाया गया, ऑर्डिनेंस लाया गया, फिर उसको कानून बनाया गया। अभी कल पास हुआ है वो कानून। और अब कहा गया है कि नहीं साहब, करेंगे तो हम ऐसा ही, केंद्र ही रहेगा सबसे आगे, केंद्र और लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलकर करेंगे। मतलब कोई भी संस्था जो ताकत से उफ कर सकती है, जो ऐतराज कर सकती है मोदी के सिस्टम में, वो गवारा नहीं है। लिहाजा ये नया बिल आ रहा है और नया बिल सुप्रीम कोर्ट पे एक
यलगार होगा, एक युद्ध की घोषणा होगी, क्योंकि 5 मेंबर के जज ने कहा है कि आप केचुआ मतलब ऋण विहीन लोगों को ला रहे हैं। हुआ ये था कि 2015 में कहा गया कि साहब आज तक सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 में है कि साहब पार्लियामेंट को कानून बनाती है, जब तक नहीं बनाती तब तक राष्ट्रपति चुनाव करेगा इलेक्शन कमिश्नर का। राष्ट्रपति का मतलब केंद्र सरकार। पार्लियामेंट ने 70 साल से कोई कानून नहीं बनाया। चलिए साहब, कानून तो नहीं बनाया। अब इसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट पे जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं आया है, लिहाजा 2018 में बहुत सारे केसेस एक साथ आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सुनेंगे। 2 मेंबर के बेंच ने जब देखा कि इशू बड़ा है, आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 जिसमें पार्लियामेंट को कहा गया है कि आप कानून बनाइए, ये मुद्दा है, तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उसको सुनना शुरू किया। आप ताजुब करेंगे, 18 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने शुरू किया सुनना, 19 नवंबर को 24 घंटे के अंदर सरकार ने एक अपॉइंटमेंट कर दिया। गोयल साहब का अपॉइंटमेंट 24 घंटे हुआ। एक दिन पहले वो वीआरएस लेते हैं, सेवा से निवृत्त होते हैं, और 24 घंटे में उनको इलेक्शन कमिश्नर, ताकि सुप्रीम कोर्ट कोई कमेंट ना कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी संज्ञान में लिया। बड़े अफसोस से कहा कि साहब क्या अब हम लोग कोई टीएन सेशन नहीं पा पाएंगे? क्या अब टीएन सेशन हमारे यहां नहीं पैदा होते? क्या टीएन सेशन ऐसा कोई दोबारा नहीं आ सकता? और वजह क्या थी सुप्रीम कोर्ट की इस लैंग्वेज की, इस नाराजगी की? आपको याद होगा, एक अशोक लवासा टीएन सेशन का वो तेवर हुआ करता था कि सरकार ने कहा कि साहब हम आपको वो नहीं देंगे। इलेक्शन था पश्चिम बंगाल का और टीएन सेशन ने मांगा फोर्सेस, सरकार नाराज थी। 2090 में टीएन सेशन आए थे और 6 साल रहे। सरकार से कहा चुनाव के लिए हमें वो चाहिए, पैरामिलिट्री चाहिए। सरकार ने कहा कि नहीं है हमारे पास, तो टीएन ने कोई बात नहीं, और ये कह के इलेक्शन रुकवा दिया। सरकार के पसीने छूट गए, अगले दिन ही पूरी फोर्स जाने लगी। ये ताकत थी टीएन सेशन की। इसके बरक्स आप दूसरा देखें, इतने सालों में मोदी ने किस तरह रीढ़ विहीन किया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन में 2 इश्यूज आए कि मोदी जी और अमित शाह ये दोनों वायलेट कर रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। समय से ज्यादा वो किया। एक में स्पीच दिया उन्होंने कि साहब उन्होंने मेरे 40 मारे थे, मैंने घुस के 42 मार दिए। ये सेना को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये वायलेशन था। अशोक लवासा जो तीसरे इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने ऐतराज किया कि बिल्कुल वायलेशन है, लेकिन बाकी दोनों ने मिलके, और सिर्फ वो ये चाहते थे कि आप ठीक है, आप मेजोरिटी में 2 आदमी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरा इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन हमारा विरोध तो दर्ज कर लीजिए। लवासा का विरोध भी नहीं दर्ज हुआ, उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया गया, और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को क्लीन चिट दे दिया। अमित शाह साहब को भी क्लीन चिट और प्राइम मिनिस्टर को भी। ऐसा ही तो हमें इलेक्शन कमिश्नर चाहिए। तन के खड़ा होने वाला एक इलेक्शन कमिश्नर क्या हो गया? क्यों ले चाहेंगे हम? तो लिहाजा अब हमें उसी तरह का इलेक्शन कमिश्नर चाहिए। तो ये जो नया बिल आ रहा है, इसमें सेक्रेटरी रैंक का आईएएस क्लॉज में है कि हम सेक्रेटरी रैंक के आईएएस लेंगे, और इसके लिए एक सर्च कमेटी होगी। सर्च कमेटी 5 नाम भेजेगी, और 5 नाम में से प्राइम मिनिस्टर और एक यूनियन मिनिस्टर कैबिनेट रैंक और एक लीडर ऑफ अपोजिशन भी चाहिए। बेचारा लीडर ऑफ अपोजिशन क्या करेगा? लिहाजा हम अपने पिट्ठू लोगों को इलेक्शन कमीशन में बैठा देंगे। अशोक लवासा की दुर्गति क्या हुई आप जानते हैं? एक बार उस बेचारे ने मुंह खोला था, उसके परिवार को बर्बाद कर दिया गया, उसके ऊपर रेड्स हुए, वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अशोक लवासा लगभग खत्म हो गए। आपको जस्टिस लोया का केस तो याद होगा। ये सरकार बर्दाश्त नहीं करती है कोई भी संस्था जो तन के खड़ी हो, जिसमें रीढ़ थोड़ी बहुत बची हो। सुप्रीम कोर्ट में वो रीढ़ है, इसीलिए इसको ऐतराज है कि सुप्रीम कोर्ट रीढ़ विहीन क्यों नहीं हो रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ में इतना रीढ़ क्यों है? लिहाजा चंद्रचूड़ जिस कमेटी में रहेंगे, सोचिए एक अच्छी शालीन सरकार होती
तो कहती है स्वागत है साहब, चीफ जस्टिस आएगी, इससे बढ़िया क्या होगा। और हम लोग चूकते हैं, क्योंकि आखिर वो 5 नाम दोगे तो तुम ही ना, तुम्हारी सरकार ही देगी ना, उसी 5 में से तो चुना जाएगा। लेकिन इतना भी नहीं किया कि चीफ जस्टिस का ऐतराज अगर उसमें हो गया तो साहब चीफ जस्टिस का सम्मान बहुत है, तो मोदी जी की किरकिरी हो जाएगी, लिहाजा चीफ जस्टिस को हटाओ, बाहर करो इससे। तो जो 5 मेंबर के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का यूनानिमस डिसीजन था, आज उसको पलटने के लिए, ऐसे ही जैसे दिल्ली वाला पलटा था, उसी तरह फिर से एक कोशिश हुई। और ये कोशिश जो है, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट से एक फ्रंटल अटैक है, यलगार है, ये युद्ध की घोषणा है। क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन पहला एक सिद्धांत होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। इलेक्शन कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट को कोट किया था पिछली 5 जजेस के फैसले में। वो फैसला दरअसल जस्टिस जोसेफ ने दिया था, वो चार जजेस के मतलब के साथ, और कॉन्करिंग जजमेंट मतलब उसी के साथ सहमति देते हुए एक फैसला जस्टिस रस्तोगी ने किया था, लेकिन वो भी कॉन्करिंग था, मतलब कि 5 जजेस का यूनानिमस जजमेंट था। उसमें उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भावना क्या है, भावना, और उन्होंने फिर B.R. अम्बेडकर को कोट किया था, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, जो कि सुपरिटेंडेंट, इस पूरे आर्टिकल 324 जो है, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये पूरा इलेक्शन कमीशन करेगा, और इसलिए इसकी ताकत बिल्कुल अलग होगी। इस पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि ये जो होगा ये बिल्कुल अलग होगा, इसकी स्वायत्तता अलग होगा, और यही वजह है कि इनके निकालने की प्रक्रिया वही है जो जजेस की है। तो आप समझ सकते होंगे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मंशा क्या थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मंशा बहुत स्पष्ट है कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी और इसके लिए कानून बनाया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि टाइम नहीं है तो इसलिए हम उसकी व्यवस्था नहीं दे रहे, लेकिन फ्यूचर में पार्लियामेंट कानून बनाएगी, ये उसमें कहा गया है। लेकिन पार्लियामेंट का इरादा क्या होगा, ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में बता दिया था, यही उस फैसले में कोट किया गया था। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि, और इस फैसले में एक बात और कही गई थी, साहब ये ऐसा जिसको जब अपॉइंट कर लेते हैं आप, लगभग नौकरी जब रिटायरमेंट होती है लगभग उसके पास होता है, तो वो एक तो ऋण विहीन तलाशते हैं, मिल गया ऋण विहीन तो बड़ा वाला ऋण विहीन देखेंगे, और उसके बाद उसको जब अपॉइंट करते हैं तो वो एहसान तले होता है कि सरकार 3 साल के लिए आपने मुझे ये पद दे दिया, अब मैं एहसानमंद। तो आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में मोदी जी और अमित शाह गलबैया कर रहे थे पब्लिक के साथ, जबकि कोरोना फैला हुआ था, लेकिन उस पे ईसी की नजर नहीं गई। और ठीक जब प्रधानमंत्री ने आखिरी दिन अपना भाषण खत्म किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन तन के खड़ा हो गया कि साहब अब बताइए किसको मारना है, और ये कह के उसने फिर से इंप्लीमेंट किया कोरोना के जो स्ट्रिक्ट वो थे गाइडलाइंस, उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया। अभी आपने कुछ महीने पहले देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बुलाता है इलेक्शन कमीशन को कि आज मीटिंग है आइएगा, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग में सजदा करता हुआ इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जाते हैं, इलेक्शन कमिश्नर जाते हैं। जरा सोचिए हिमाकत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कि वो तलब करता है, और वो तलब करता है तो ये सर झुका के चले जाते हैं। हर इंस्टीट्यूशन को हमने केचुआ बना दिया है। एक सुप्रीम कोर्ट बचा था तो उसको हम बिल ला के ला रहे हैं, हम इतने कानून बना देंगे कि सुप्रीम कोर्ट हिल नहीं पाएगा। ये अलग बात है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, और पूरा का पूरा भारत की जनता जानती है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस देश को कोई बचाने जा रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो कि चंद्रचूड़ की सदारत में है। लिहाजा आप कर तो नहीं पाएंगे, जैसे यही बिल जो आया है ये जो सेपरेशन ऑफ पावर और जो इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस है उसके खिलाफ होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नामित कौन करेगा, इनके सेक्रेटरी,
पांच लोग नाम दे देंगे, और फिर प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं का एक कैबिनेट मिनिस्टर, और फिर एलओपी को कौन पूछता है? लीडर ऑफ अपोजिशन को कोई विसात है? अकेला होगा बेचारा, बहुत ज्यादा करेगा तो अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा देगा। क्या होता है उससे? तो आप समझ सकते हैं। अब इस जजमेंट पे एक चीज और कही गई है कि साहब ये केचुआ बन जाते हैं, लिहाजा इनके लिए सेपरेट सेक्रेटेरिएट हो, सेपरेट कंसोलिडेटेड फंड से इनका पैसा आए, जो कि सरकार के मोहताज ये पैसे के ना हो। अगर इनको पैसे की जरूरत है इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए, तो ये सेपरेट फंड से आए। इल्ले कर दिया सरकार ने, क्योंकि तब तो वो वाकई बड़ा पावरफुल हो जाएगा इलेक्शन कमिश्नर ना। ये नहीं करेंगे तो ये फंड वगैरह की सारी बातें खारिज कर दी। उस कानून में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। फंड वही सरकार बहादुर देंगे, ताकि कार का पेट्रोल भी इलेक्शन कमिश्नर अगर भरवाएगा तो सरकार से हाथ जोड़ के गए, सरकार हमें पेट्रोल का पैसा दे दो ना। ये स्थिति बनने जा रही है। ये मोदी सरकार आखिरी जो एक किला बचा था, जो तन के खड़ा होके करता था, आज उसके भी खिलाफ युद्ध की घोषणा स्पष्ट कर दी है। क्योंकि चंद्रचूड़ साहब इनकी आंख की किरकिरी है, और चंद्रचूड़ साहब रहे और फरवरी में हमें नया ईसी लाना है, तो भला कैसे होगा? क्योंकि वो पूछ देंगे ना कि पांचों में थोड़ा कम रीढ़, जिसकी रीढ़ थोड़ा तंती वही वाला ले आइए। इस पे भी ऐतराज है मोदी जी को। तो लिहाजा ये कानून अब ये पास कराने जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकृति में ये गवर्नेंस हो रहा है और किस प्रकृति से ये चलाना चाहते हैं। इसी फैसले में आपको याद होगा कि बहुत स्पष्ट कहा गया था कि हमें एक ऐसे ईसी की जरूरत है जो कि तन के खड़ा हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सरकार को ये मंजूर नहीं है। जरूरत है एक ऐसे ईसी की जो पीएम के खिलाफ भी खड़ा हो सके। अरे साहब, ऐसी बात ना करिए। आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, आप यूनानिमस डिसीजन देते हैं, लेकिन इसमें तो हम मर जाएंगे। अगर वो तन के खड़ा हो गया, एक संस्था भी आज भारत में सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर तन के खड़ी हो जाए, तो मोदी जी को बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि गलतियां ही गलतियां हैं। तो लिहाजा कोई भी संस्था रीढ़ ना रहे, ये सुनिश्चित मोदी जी करने जा रहे हैं। और उसका एक ही मकाम है जो कभी कभी चैलेंज करता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आपने दिल्ली सरकार वाला देखा। दिल्ली सरकार का यही था कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के तहत इलेक्टेड गवर्नमेंट एक चपरासी भी न नियुक्त कर पाए बिना एलजी के इशारे के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो ये कैसा व्यवस्था है? तो ये फेडरल हमारे कंसेप्ट के खिलाफ है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा था। लेकिन सरकार ने पलट दिया, एक ऑर्डिनेंस लाके फिर उसको बिल और कानून बना के। अब ये दूसरा हमला है सुप्रीम कोर्ट पे कि तुम जाओगे कहां? पार्लियामेंट हमारे पास है। शायद सरकार ये बोल रही है कि जब तक इस देश में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर रहे, तोड़ना तो आप उसको भी चाहते हैं। एनजेएसी ला के 2015 में मोदी जी ने आते आते पहला काम किया कि पहले सुप्रीम कोर्ट को रखो। लिहाजा एक नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाया। लेकिन सरकार, यही सुप्रीम कोर्ट थी, इसने कहा कि ना, जुडिशियल सेपरेशन का डॉक्ट्रिन चलेगा और जुडिशियल पावर बिल्कुल अलग होंगी। लिहाजा सरकार कॉलेजियम सिस्टम आज भी है और जजेस उसी हिसाब से अपॉइंट हो रहे हैं। वरना मोदी जी तो ले गए थे, इसको भी केचुआ बना दिया होता। लेकिन ये तो कहिए कि जजेस कुछ तन के खड़े हो गए, और आज जो डिस्पेंसेशन है सुप्रीम कोर्ट का, वो बिल्कुल अलग है। मोदी जी को अगर अपनी जिंदगी का एक कोई थॉर्न इन द फ्लेश, आंख की किरकिरी है, तो वो हम आप नहीं है, वो है सुप्रीम कोर्ट, और उसमें भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। लिहाजा वो हर कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की किसी तरह गरिमा गिराई जाए और जो जो बात कही है उसके खिलाफ काम किया जाए। आखिर पार्लियामेंट तो हमारी जेब में है ना। और ये बात सच है कि पार्लियामेंट में बहुमत के टायरेनी, बहुमत का आतंक दिखा के आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं। बहुमत में बोलने नहीं देंगे,
आपने देखा राहुल गांधी के मेन जो बयान थे वो काट दिए गए, और किस तरह से एक बड़े मुद्दे को अमित शाह ने किस तरह से उसको खिलवाड़ कर दिया। एक सेंटेंस में भी जो दंगा वाला कांड हुआ था, एक सेंटेंस में भी उसको नहीं दिया। तो हकीकत यह है कि ये संसद बहुमत में है, लिहाजा हर संस्था केचुआ बन के रहे, ये मोदी जी करने जा रहे हैं। और ये जो एक अटैम्प्ट है, ये फ्रंटल अटैक है, सुप्रीम कोर्ट पे युद्ध का लगभग एक ऐलान है, और वो भी जब चुनाव सामने है। क्योंकि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया, इलेक्शन कमिश्नर हमारा दूसरा आ गया, हमारे मनपसंद का नहीं हुआ, तो फिर चीजें बदल जाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब तक चंद्रचूड़ है, कम से कम 2024 दिसंबर तक, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में मोदी जी वो कुछ नहीं कर पाएंगे बहुमत के नाम पे जो कि वो चाहते हैं, वरना ये देश शायद खत्म हो जाएगा। आप लोग गहराई से सोचिए इसे। ये सिर्फ एक बिल नहीं है जो आया है, ये सिर्फ एक ऐसा बिल नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट को के उल्टा करता हुआ, जो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके उल्टा करता हुआ आया है, बल्कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक यलगार है, युद्ध का की घोषणा है। और इसको अगर इस तरह आप देखेंगे तो आपके बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही, किसी और मुद्दे पे आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए